हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है और हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये जो टेस्ट है आज इसका फाइनल पार्ट है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हमारा चैनल जो है इस पर क्या है, इससे पहले राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया गया। जो मूमल के द्वारा करंट मैगजीन आती है उसी का जो चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे था उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। और अगर उसको ना देखा हो तो उसको जरूर देखें जाके, उसके बाद ये टेस्ट लगाएंगे अगर आके, तो आपका जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का वो पूरी तरह से कंप्लीट तैयार हो जाएगा और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी इसके बाद जो भी टेस्ट आते रहेंगे डिफरेंट कोचिंग्स के, उनके वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही हमारे चैनल पर एक और बता दूं कि हमारे चैनल पर मूमल की जो वार्षिकांक आती है करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसके 60% के आसपास टॉपिक हमने कवर करा दिए गए हैं। जो लेफ्ट बचा हुआ है उसको हम 10 से 12 सितंबर तक के आसपास कवर करा देंगे। तो उसका जो लिंक होगा वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही आप चैनल पर विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं जाके। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही क्या है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट जो है ये सम्यक इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला गया है। इसमें हम यहाँ तक के 65 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 66 नंबर के क्वेश्चन से। तो ये सारे हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 66 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से और उसको अच्छे से समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 66वां नंबर क्वेश्चन पे। तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राज्य में कुछ क्रियान्वित किए गए केंद्र पोषित योजनाएं, तो उनको चिन्हित करना है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, तो राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा राज्य में क्रियान्वित केंद्र पोषित योजनाओं को चिन्हित करना है। ऑप्शन ए दिया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन बी दिया प्रधानमंत्री विकास योजना कौशल विकास योजना। ऑप्शन सी है संकल्प योजना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी की सभी जितनी योजनाएं क्या है, केंद्र पोषित योजनाएं हैं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 66 नंबर के। तो इसका आंसर तो डी हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीडीयू या जीकेवाई जो दिया है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण या नियोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाना। संकल्प योजना क्या है? तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और समस्त कौशल से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण के लिए योजना की शुरुआत की गई। तो ये देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? कौशल पूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य में विभिन्न नवाचार प्रारंभ किए गए हैं। कौशल पूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य में विभिन्न प्रकार के नवाचार प्रारंभ किए गए। RSLDC द्वारा क्रियान्वित नवाचारों का चयन करना है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है कथन CSR पार्टनरशिप, बी दिया है तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन, तीसरा दिया स्किल आइकन ऑफ द मंथ, चौथा विश्व युवा कौशल दिवस आयोजन। तो कोड दिए हैं, ए है 1 2 4, बी है 2 4, सी है 1 3 या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 67 का? ये सारे के सारे जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? कौशल पूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ये नवाचार प्रारंभ किए गए हैं। तो CSR पार्टनरशिप प्रोग्राम में तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन योजना, स्किल आइकन ऑफ द मंथ, विश्व युवा कौशल दिवस योजना। तो ये सारे के सारे किस लिए स्टार्ट किए गए? कौशल पूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है क्या, RSLDC द्वारा क्या प्रारंभ अन्य नवाचारी कार्यक्रम जो है रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय मॉडल है। बाकी उधर जो 3 दे दिए गए वो तो हैं, साथ ही कुछ और अलग से मॉडल नवाचारी कार्यक्रम है। तो इसमें एक है रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय मॉडल हो गया, पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र मॉडल, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो ऑफ राजस्थान प्रवासी मॉडल। आगे दिया श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ स्टार्ट किया गया है, और PDOT DLSDC वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप या युवाओं के मध्य कौशल को बढ़ावा देने हेतु निर्मित वैश्विक मंच है जो प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा। साथ ही वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो है वो क्या है? युवाओं के मध्य कौशल को बढ़ावा देने हेतु
निर्मित वैश्विक मंच है जो क्या करेगा, प्रति 2 वर्ष पर एक बार आयोजित की जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पे। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, जो इकोनॉमी सर्वे 22-23 का है उसके अनुसार राजस्थान में अधिस्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। तो ये पूछ रहा है कि जो सर्वे है इकोनॉमी सर्वे 22-23 का, उसके अनुसार राजस्थान में जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है। तो ये दिया है ए ऑप्शन 21,978 मेगावाट, बी है 23,487 मेगावाट, सी है 23,452 मेगावाट, या डी 24,352 मेगावाट। तो राजस्थान में विद्युत क्षमता कितनी है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, 23,487 मेगावाट जो है विद्युत क्षमता है राजस्थान में अधिस्थापित। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 68 नंबर का। तो इसका राज्य में अधिस्थापित जो कुल क्षमता है वो कितनी, 23,487 मेगावाट का वर्गीकरण इस हिसाब से दिया, जैसे राज्य की स्वयं और भागीदारी वाले प्रोजेक्ट की कितनी क्षमता है, तो 9,450 मेगावाट। केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत जो आवंटित विद्युत क्षमता है वो कितनी है, 3,113 मेगावाट। RREC और RSMML एवं निजी क्षेत्र की क्षमता जो है कितनी है, 10,922 मेगावाट। पूगल जो बीकानेर में उसकी 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है और 2000 मेगावाट सौर पार्क स्थापित करने हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक किसकी है, तो इसकी है। दूसरे नंबर पर राज्य की स्वयं की है और तीसरे नंबर पर केंद्रीय प्रोजेक्ट से आवंटित है। और चौथे नंबर पर पूगल बीकानेर में जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी कुल जो बढ़ा के कितनी 2000 मेगावाट सौर पार्क स्थापित करने हेतु स्वीकृति की जा चुकी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है क्या है कि भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु राज्य के कौन से शहर में RSDCL द्वारा पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। तो ऑप्शन दिया है इसमें, ए है अजमेर, बी कोटा, सी जयपुर, या डी जोधपुर। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भिक्षुक अभिविन्यास या पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु क्या कर रहे हैं, राज्य के कौन से शहर में RSLDC द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 69 नंबर क्वेश्चन का। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी जयपुर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो 69 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जैसे RSLDC, तो पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं RSLDC का। तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड, राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा अपना, क्या है RSLDC का फुल फॉर्म, राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा क्या किया गया, पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप। साथ ही जयपुर शहर में RSLDC तथा सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयास से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन की भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है किसके द्वारा, तो RSLDC द्वारा और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा ये किया जा रहा है, संयुक्त प्रयास इन दोनों का। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो 70 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 70वें नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत फीडर सोलराइजेशन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की अधिकतम क्षमता कितनी निर्धारित की गई है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसके अंतर्गत जो फीडर सोलराइजेशन है उसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उनकी क्षमता कितनी निर्धारित की गई है, कि अगर जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने चाहते हैं उनकी सौर ऊर्जा संयंत्रों की अधिकतम क्षमता कितनी निर्धारित की गई। तो ऑप्शन ए है 15 HP, बी 7.5 HP, सी 11 HP, या डी 5 HP। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7.5 HP की जो भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता स्थापित करेंगे उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत। 70वें नंबर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम का फुल फॉर्म तो ये है, क्या है, PM कुसुम योजना का प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना। उद्देश्य क्या है, सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है इस स्कीम का, तो सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। आगे दिया इसमें कॉम्पैक्स मोड के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा लागत की 30% वित्तीय सहायता दी जाती है। तो मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगभग 30% की सब्सिडी प्रदान की जाती है किसके तहत, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के अंतर्गत। किस लिए, सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े
सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन जो इसमें क्या दिया, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई प्रधान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष। तो ये ऑप्शन दिया है, ए 15,000 रुपए, बी 12,000 रुपए, सी 21,000 रुपए या डी 11,000 रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 71 का। तो 12,000 रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है अनुदान के तहत, किसके, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाएगा, किसमें, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 71 नंबर का एक्सप्लेनेशन जो दिया है थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है, प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है। तो क्या उद्देश्य है इसका मेन, कि बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है, किसका, प्रधानमंत्री किसान मित्र योजना का। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 72 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान भारत में सौर ऊर्जा के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। राज्य में इसके लिए अनुकूल तत्व कौन कौन से हैं। तो कौन से अनुकूल तत्व हैं जिनके तहत क्या है, राजस्थान भारत में सौर ऊर्जा के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। तो ये ऑप्शन दिया है, ए है अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता, बी अधिकतम सौर दिवस, सी उपयुक्त ए बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपयुक्त ए बी दोनों, मतलब पहला भी सही है दूसरा भी है। अधिकतम सौर दिवस और अधिकतम सौर विकिरण की तीव्रता देखी जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें दिया है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके आकलन के अनुसार क्या है, राजस्थान में 142 गीगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। तो राजस्थान में कितनी सौर ऊर्जा क्षमता प्रणाली विकसित की जा चुकी है, तो राजस्थान में 142 गीगावाट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है सौर ऊर्जा की। और किसके अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार। राज्य में दिसंबर 2022 तक 13,531 मेगावाट की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। रूफटॉप संयंत्रों के अतिरिक्त, ये रूफटॉप संयंत्रों को हटा के ये सब जो बताया जा रहा है, कितना 13,531 मेगावाट की क्षमता स्थापित हो चुकी है सौर ऊर्जा संयंत्र में। दिसंबर 2022 तक का डाटा है। और विकिरण की तीव्रता कितनी है, 6 to 7 किलोवाट प्रतिदिन ये दिया है डेटा। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। एक दिन में 325 से अधिक सौर दिवस हैं, एक वर्ष में 325 से अधिक सौर दिवस हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा राजस्थान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन पे। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, मिलान करना है सोलर पार्क और स्थापित करने वाली जो कंपनियां हैं उनको मिलान करना है। तो 73 का चलिए मिलान करके देख लेते हैं। जैसे पहले का इसमें क्या है, फालोदी पोखरण सोलर पार्क कहाँ पे किसने स्थापित की कंपनी ने, तो एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान द्वारा फालोदी पोखरण सोलर पार्क स्थापित की गई है। दूसरी जो दी है नोक सोलर पार्क, तो वो किसके द्वारा स्थापित की गई, तो नोक सोलर पार्क जो है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। तो नोक सोलर पार्क किसके द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा ये विकसित की गई है सोलर पार्क। और फतेहगढ़ फेज जो सोलर पार्क है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो सॉरी ये दूसरे का आंसर होगा। नोक सोलर पार्क किसके द्वारा की गई, तो ये अडानी वाला, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा स्थापित की गई है। और जो फतेह फेज सोलर पार्क है ये किसके द्वारा, तो ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, फालोदी पोखरण का क्या हो गया, तो बी हो गया। दूसरे का क्या हो गया, तो दूसरे का ए हो गया अडानी रिन्यूएबल एनर्जी। और तीसरा फतेहगढ़ फेज का तो राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, बी। तो आइए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बाडला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 फेज में विकसित किया गया है। तो 73 में क्या दिया है कि एक्सप्लेनेशन में कि भाडला जो जोधपुर में उसमें 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 फेज में विकसित किया गया है। इसमें पहला फेज जो है फलौदी पोखरण सोलर पार्क है, जिसको हमने देख लिया किसके द्वारा विकसित किया गया था। 750 मेगावाट की क्षमता है। फतेहगढ़ वाला है, इसमें कितना है, फतेहगढ़ 1B, इसमें 1500 मेगावाट। नोक जैसलमेर का जो है इसमें 925 मेगावाट की क्षमता होगा। और ये जो पूगल बीकानेर का उसमें कितना 1450 मेगावाट का क्षमता के साथ इसको स्थापित किया जाएगा। रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम का संचालन जो है राज्य वितरण निगम द्वारा किया जा रहा है। तो रूफटॉप जो सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम है उसका संचालन राज्य वितरण निगम द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन जो दिया है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में NIWE कहते हैं, निवी के अध्ययन के अनुसार क्या है, राज्य में 120 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है। तो ये पूछ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर की ऊंचाई पर
पवन ऊर्जा की क्षमता पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया है ए 1,27,750 मेगावाट, बी 1,75,625 मेगावाट, सी 2,35,630 मेगावाट, या डी 1,50,325 मेगावाट। तो 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 1,27,750 मेगावाट की अनुमानित क्षमता है 120 मीटर की ऊंचाई पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अध्ययन के अनुसार। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है 74 के। दिसंबर 2022 तक क्या होता है कि राज्य में स्थापित जो पवन ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता है वो कितनी थी? 444 टू 1.15 मेगावाट। तो 4,442.15 मेगावाट की क्षमता थी दिसंबर 2022 तक राज्य में स्थापित पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा की इतनी क्षमता थी। इसमें विंड सोलर हाइब्रिड संयंत्र जो थे उसकी कितनी थी? 1690 मेगावाट की। पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र जो चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछ ले पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र जो है कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अपतटीय पवन ऊर्जा की अधिकतम संभावना वाले राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु और गुजरात। अगर अपतटीय पवन ऊर्जा की अधिकतम संभावना वाले राज्य देखे जाए कौन है, तो तमिलनाडु और गुजरात हैं। और राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था अमर सागर जैसलमेर में 1999 में। तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? अमर सागर जैसलमेर में 1999 में। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 75 नंबर के। 75वां क्वेश्चन दिया है, अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में बायोमास स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। तो अक्षय ऊर्जा जितनी भी है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें क्या है? विभिन्न स्रोतों में जो बायोमास ऊर्जा है वो स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र निम्न में से कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था? तो राज्य में जो प्रथम बायोमास संयंत्र निम्न में से कौन से स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पदमपुर गंगानगर में जो पड़ता है, जैतारण पाली में, अर्थूड़ा बांसवाड़ा में, और भुसावर भरतपुर में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का? तो पदमपुर गंगानगर में क्या हुआ था? राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। और बायोमास जो है अक्षय ऊर्जा में जो होता है प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन 75 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में बायोमास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो बायोमास ऊर्जा के सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा, चावल की भूसी। तो ये प्रमुख स्रोत हैं राजस्थान में किसके? बायोमास ऊर्जा के। सरसों की तूड़ी हो गई, जूली फ्लोरा हो गया और चावल की भूसी, ये सब मेन क्या है? बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अन्य बायोमास जो संयंत्र हैं वो कहाँ पे हैं? खटौली टोंक में है, रंगपुर कोटा में है, कचेला बागसरी में जालौर में जो पड़ता है। तो ये सब अन्य बायोमास संयंत्र हैं, खटौली टोंक में, रंगपुर कोटा में जो पड़ता है, कचेला बागसारी में। तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है? दिसंबर 2022 तक क्या है? राज्य में 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो दिसंबर 2022 तक राज्य में कितने? 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में बायोडीजल की रिफाइनरी कल्लड़वास उदयपुर में जो है, प्लांट झामर कोटदा, ये कहाँ? उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो राज्य में बायोडीजल की रिफाइनरी कहाँ पे? तो कल्लड़वास उदयपुर में, तथा प्लांट झामर जो है कोटदा उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये चीजें ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दो कथन दिए हैं, सही युग्म सुमेलित करना है इसमें। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। क्या विश्व युवा कौशल दिवस दिया है 15 जुलाई। तो ये कब मनाए जाते हैं ये बताना है, सुमेलित देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा ये पहले जो दूसरा दिया है, दोनों के दोनों सही सुमेलित है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन दिया आगे इसमें। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उसके द्वारा प्रतिवर्ष कब? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उसके द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऊर्जा दक्षता व संरक्षण में भारत की उपलब्धि जो है उसका प्रदर्शन करना, जलवायु परिवर्तन के विषय में लोगों को जागरूक करना। और विश्व युवा कौशल दिवस जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है उसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार, काम, उद्यमिता हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में इसको घोषित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको 2014 में घोषित किया गया था विश्व युवा कौशल दिवस। उद्देश्य है युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करना। तो ये सब देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें। कथन दिया है मजबूत सड़क तंत्र आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है।
कारण दिया अच्छा सड़क तंत्र, स्वास्थ्य सुविधा, माल व सेवाएं, शिक्षा व सामाजिक गतिशीलता की आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें कथन कारण दिया है, ऑप्शन है कोर्ट में क्या दिया है, ए केवल कथन सही है, बी दिया कारण सही है, केवल कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण को सही स्पष्ट करता है, या डी कथन व कारण दोनों तो सही है लेकिन जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण सही नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का। तो इसका राइट आंसर है कथन व कारण दोनों सही है, साथ ही जो कारण है ये दिया हुआ है, कौन सा कारण, अच्छा सड़क तंत्र, स्वास्थ्य सुविधा, माल व सेवा, शिक्षा व सामाजिक गतिशीलता की आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। तो ये इसका कारण सही है किसके, कथन का। तो कथन क्या दिया था, मजबूत सड़क तंत्र आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। तो ये इसका स्पष्टीकरण भी सही करता है और दोनों अपने आप में भी सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया 77 में। तो मजबूत सड़क तंत्र की विशेषताएं क्या है, लाभ कौन कौन से हैं, ग्रामीण व शहरी संपर्क में वृद्धि होती है, बैरियर फ्री ट्रैफिक होता है, सड़क घनत्व जो है कितना 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में राज्य में, जबकि इंडिया भारत में कितना है तो 165 भारत का एवरेज कितना है तो 165.23 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। तो ये राजस्थान का जो है काफी कम है भारत की तुलना में एवरेज में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। इसमें देखना है कौन सा असुमेलित युग्म है, जो कौन सा गलत जो है उसको देखना है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश प्रोजेक्ट एडीबी दिया है, और जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट तो ये विश्व बैंक दिया है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश प्रोजेक्ट में क्या दिया है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट है इसमें क्या किया है, विश्व बैंक दिया है। तो असुमेलित इसमें चिन्हित करना है। ऑप्शन दिया है ए केवल ए, बी केवल दो, सी एक और दो, या डी ना तो एक ना तो दो। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ना तो एक ना तो दो, मतलब ये दोनों के दोनों सही हैं। तो राजस्थान राज्य का जो राजमार्ग निवेश प्रोजेक्ट है वो एशियन डेवलपमेंट द्वारा दिया गया है, उसको चलाया जा रहा है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। तो देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया है। 78 में दिया है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक हैं, ये दिया राजमार्गों का उन्नयन, राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत मजबूती और परियोजना प्रबंधन सहायता। तो ये सब इसके उद्देश्य है, घटक है प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति, कौन सा, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 जो है उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिए हैं 3। पहला कथन है व्यक्तिगत गतिशीलता तथा सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को समर्थन करना, मोटर वाहन कर व ग्रीन टैक्स से छूट, RIPS 2019 के अनुसार के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करना। तो इसमें कथन जो है सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन दिया ए 1-2, बी केवल 1, सी 2-3, या डी उपरोक्त सभी। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, 79 का आंसर है उपरोक्त जितने के दिए सारे के सारे कथन क्या है, सही है। तो राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 से संबंधित कथन है, तीनों के तीनों सही है। व्यक्तिगत गतिशीलता, सार्वजनिक परिवहन के लिए ईवी को समर्थन करना, मोटर वाहन कर ग्रीन टैक्स से छूट प्रदान करना, RIPS 2019 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करना। तो ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 प्रमुख घटक 1 सितंबर 2022 को लागू हुई थी और 5 वर्षों के लिए चलेगी है। तो कब से कब तक, 1 सितंबर 2022 से 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना और बैटरी स्वैपिंग मशीनों के लिए एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी स्पेस में शोध विकास और कौशल को बढ़ावा देना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं किसके, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 के। लॉन्च कब हुई थी, तो 1 सितंबर 2022 को, 5 वर्षों के लिए। उद्देश्य ये सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को एक मजबूत नेटवर्क निर्माण करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 80 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार, राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का क्रमशः योगदान कितना है। तो राज्य और भारत सरकार का योगदान पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया प्रतिशत वाइज 75 और 25 का रेशियो है, 50 या 50-50 रेशियो, 60-40 का रेशियो, या 40-60 का रेशियो है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 80 क्वेश्चन का, 80 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 75 जो योगदान है वो भारत सरकार का, और जो 25% बचता है वो राज्य सरकार का योगदान है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 22-23 में क्या है, 81 क्वेश्चन में राज्य की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है।
तो प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है, ना कि स्थिर मूल्यों पर, पहले ये ध्यान में रखिएगा। और कौन से वित्तीय वर्ष 22-23 में सेवा क्षेत्र का योगदान राजस्थान के राज्य में अर्थव्यवस्था में, तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 24.67, बी 35.69%, सी 43.74% या डी 55.13%। तो 81 का राइट आंसर जो होगा 43.74% के आसपास जो सेवा क्षेत्र का योगदान है किसमें, प्रचलित मूल्यों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे क्या है। एक्सप्लेनेशन में दिया है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पहले कौन कौन सी चीजें आती हैं देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र में आता है व्यापार, होटल, जलपान गृह आता है, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, सबके सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्रवार विवरण जो है इसमें व्यापार, होटल और जलपान गृह का योगदान कितना है 27.69% और स्थावर संपदा और आवासीय गृह का योगदान कितना है तो 24.62%। बाकी जो अन्य सेवाएं बच गए उनका योगदान ये दिया है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों में, तो व्यापार, होटल और जलपान गृह का 27.69%, उसके बाद आता है स्थावर संपदा, आवासीय गृह का योगदान। फिर अदर सेवाएं आ जाती हैं 19%, परिवहन भंडार का 11.78%, वित्तीय सेवा का 9.27%, लोक प्रशासन सेवा का 7.07% के आसपास आता है क्या इनका योगदान। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 82 नंबर का क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह कौन सा जहां ए खुसरो का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था। तो एक सूफी समारोह है जहां ए खुसरो नाम का, उसका आयोजन पूछ रहा है राजस्थान के किस शहर में किया गया था। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी जयपुर, सी कोटा या डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 82 का, इसका राइट आंसर होगा कोटा। कोटा में जो जहां ए खुसरो नाम का सूफी संगीत समारोह है उसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है 82 नंबर के। तो ये जो है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था और कहाँ पे, अल्बर्ट हॉल जयपुर में 2 दिवसीय वार्षिक सूफी संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया है आंसर में, एक सेकेंड, 82 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सॉरी इसमें कोटा मैंने लगा दिया है, जयपुर होगा इसका राइट आंसर। तो जयपुर में क्या होता है, जयपुर में जहां ने खुसरो का आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह का। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, क्या देख लिया कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा नवंबर 2022 में अल्बर्ट हॉल जयपुर में 2 दिवसीय वार्षिक सूफी संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 कथन दिए हुए हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 क्या है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथनों पर विचार करना है। कथन कौन कौन से दिए हैं, एक है दिया है पहला, योजना का उद्देश्य क्या है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का उद्देश्य बता रहा है क्या है कि ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा देना। दूसरा कथन दिया है योजना में शामिल होने के लिए ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भूसम परिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। तो सही कथन का चयन करना है। इसमें ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा 83 का केवल पहला सही है। इसमें क्या, योजना का जो उद्देश्य दिया है ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा देना, तो ये योजना का उद्देश्य है। बाकी अदर कथन दिए हैं तो इन पर ध्यान, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की प्रमुख विशेषता क्या है, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है। किसके अंतर्गत, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी है उसमें पूरी छूट दी गई है। देय और जमा में जीएसटी को 10 वर्षों तक 100% का पुनर्भरण करना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण कितने 9% की ब्याज सब्सिडी पर दिया जाएगा। और भू संपरिवर्तन या बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए दूसरा वहां पे कथन गलत हो जाता है। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरोवन पार्क, होम स्टे, ये सब प्रमुख घटक हैं इसके। तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है 84 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान इको टूरिज्म नीति। तो राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021 को लागू करने का दायित्व निम्न में से किस विभाग संस्था को नोडल विभाग दिया गया। तो क्या है क्वेश्चन, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो 2021 है उसको लागू करने का दायित्व है निम्नलिखित में जो विभाग दिए हैं इसको किसको दिया गया नोडल विभाग के रूप में। तो ऑप्शन ए दिया पर्यटन विभाग, बी वन विभाग, सी ए और बी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा, ये वन विभाग है, इसको क्या किया गया, राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021 को लागू करने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन आगे। तो 84 में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, राजस्थान इको टूरिज्म में नीति 2021 है, इसके प्रमुख घटक या विशेषताएं क्या है ये दी हुई है। तो नीति जो है अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक की लागू रहेगी। तो ये 10 वर्षों के लिए अवधि के लिए है ये नीति, राजस्थान इको टूरिज्म नीति। सभी इको टूरिज्म गतिविधियों का संचालन देश में मौजूदा पर्यावरण जो कानून है उनके अनुरूप होगा। नीति का प्रचार प्रसार पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो अगर नीति का प्रचार प्रसार पूछे तो किसके द्वारा किया जाएगा? पर्यटन विभाग द्वारा। और जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वन विभाग को बनाया गया है। जिला स्तर पर नीति को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला इको टूरिज्म का गठन किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, 85 नंबर के क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। तो जवाहर कला केंद्र जो है वो दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। इस प्रसिद्ध संस्था की इमारत के वास्तुकार कौन है? तो जवाहर कला केंद्र जो है उसकी संस्था के इमारत के वास्तुकार कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया अनूप बरतरिया, चार्ल्स कोरिया, बीवी दोषी या डी लारी बेकर। तो ये जो जवाहर कला केंद्र है उसका जो वास्तुकार कौन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा चार्ल्स कोरिया जो है वो इसके वास्तुकार हैं। आगे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो 85 का एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है जवाहर कला केंद्र जो है इसके वास्तुकार कौन है, तो देख लिया जैसा हमने ऑप्शन में चार्ल्स कोरिया है। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थानी जो कला है और शिल्प की सुरक्षा में प्रचार करना। JKK का डिजाइन जयपुर शहर से प्रभावित है, जो 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 वर्गों पर आधारित है। तो जवाहर कला केंद्र जो है उसका डिजाइन किस पे? जयपुर शहर से प्रभावित है, जो क्या करता है? 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 वर्गों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 86 नंबर। इसमें क्या मिलान करना है? 86 नंबर के क्वेश्चन पर स्मारक दिए हैं और स्थान दिए हैं, तो इसको मिलान करके देखते हैं हम। इसमें जो पहला है फतेहगढ़ का किला, वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये अजमेर में पड़ता है। दूसरा क्या है? पन्ना लाल शाह का तालाब, तो ये कहाँ पड़ेगा? खेजड़ी झुंझुनू में। और तीसरा शिव मंदिर बावड़ी कहाँ पे पड़ेगी? तो जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी और तीसरे का बी। तो पहले का फतेहगढ़ किला अजमेर में पड़ेगा, पन्ना लाल शाह का तालाब कहाँ पड़ेगा? तो खेजड़ी में पड़ेगा, और शिव मंदिर बावड़ी जो है वो कहाँ? जोधपुर में पड़ेगी। तो ये इसका सही चयन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन पे आर्थिक समीक्षा 22-23 जो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 है उसके अनुसार राजस्थान में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात कितना है? तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनका जो क्रेडिट क्या है, साख जमा है कमर्शियल बैंक की, तो वो बताना है कितना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, 74.77% ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बी 79.04%, ऑप्शन सी 77.59% या ऑप्शन डी 69.62%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा 79.04% के आसपास जो वाणिज्यिक बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, उनका साख जमा अनुपात ये है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 100% पंजीकरण होने वाली राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो 100% मतलब 100% पंजीकृत होने वाली राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो ऑप्शन ए नरसाड़ा जालौर में जो है, नवलगढ़ झुंझुनू में, पिपरानी करौली में या नायला जयपुर में। तो ये ऑप्शन दिए है ABCD के फॉर्म में। इसमें राइट आंसर कौन सा है 88 का? तो 88 राइट आंसर है कौन सा है? नरसाड़ा जालौर की जो ग्राम पंचायत पड़ती है वो क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 100% पंजीकृत होने वाली राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया आगे। जालौर जिले की कौन सी नरसाड़ा पंचायत जो है उसमें क्या है? प्रदेश की पहली 100% बीमा युक्त ग्राम पंचायत है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या है? 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। गरीब लोगों को मुफ्त में पंजीकरण, जबकि अन्य परिवारों को न्यूनतम 850 रुपए की जो सुविधा राशि होती है वो देनी पड़ती है सुविधा प्राप्त करने के लिए। योजना की पात्रता के लिए राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। जो भी राजस्थान का निवासी है वो इस योजना के लिए पात्र है। और गरीब लोगों का मुफ्त में पंजीकरण कराया गया, जबकि जो अन्य लोग हैं उनके परिवारों को न्यूनतम राशि कितनी 850 रुपये वो फीस कटानी पड़ती है सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन पे। 89 नंबर के क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? संस्थागत ऋण से वंचित विशेष श्रेणी के लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
कथन दिया है दूसरा, अटल पेंशन योजना में पंजीकृत व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रति माह न्यूनतम पेंशन गारंटी का प्रावधान है। तो कथन एक क्या है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, संस्थागत ऋण संरचना से वंचित जो विशेष श्रेणी के लोग हैं उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। कथन दूसरा दिया है कि अटल पेंशन योजना में पंजीकृत व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रति माह क्या होगा, एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी का प्रावधान है। तो इसमें कोड दिया है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 या डी ना तो 1 ना तो 2। तो 89 नंबर राइट आंसर क्या होगा, तो 89 का राइट आंसर है सी। ये दोनों के दोनों सही हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है उसके तहत क्या है, SC ST और महिला वर्ग में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। कितनी ऋण सुविधा इसके अंतर्गत दी जाती है, तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा का प्रावधान है इसमें। गैर कृषि ऋण में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना हेतु ऋण सहायता दी जाती है। तो गैर कृषि क्षेत्र से अलग जो है हरित क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह सहायता दी जाती है, ऋण सहायता। अटल पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना जो है भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, ना कि संगठित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो हैं उन पर केंद्रीय पेंशन योजना है। एक केंद्र की पेंशन योजना है। किसके केंद्रित पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इसके तहत क्या होगा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1000 रुपये तक की न्यूनतम प्रतिमाह पेंशन की गारंटी का प्रावधान किया जाएगा। तो अटल पेंशन योजना के तहत क्या, असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक हैं उन पर केंद्रित ये योजना है। इस पेंशन योजना के तहत क्या होगा, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो 1000 रुपये की न्यूनतम प्रतिमाह पेंशन की गारंटी का प्रावधान किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पे। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 90 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को कितनी राशि का ब्याज ऋण मुक्त प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति जो है उनको कितनी राशि तक का ब्याज ऋण मुक्त प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन दिया है ए 10,000, बी 20,000, सी 50,000 या डी 75,000। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, 50,000 रुपये तक का ब्याज ऋण मुक्त प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण जो होगा 50,000 रुपये तक का प्रदान किया जाएगा। किसमें, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति होंगे उन्हें। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया है। इसकी जो विशेषताएं हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, इसमें क्या है, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित होगी। है किसके द्वारा होगी, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा, जो राज्य का होगा उसके द्वारा संचालित होगी। जिला स्तर पर जो होगा जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होगा। इसका जो नोडल अधिकारी होगा जिला स्तर पर वो जिला कलेक्टर होगा। उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, असंगठित क्षेत्र के युवाओं, बेरोजगारों को 50,000 रुपये तक का ब्याज रहित बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया करना। आयु सीमा इसमें कितनी है, अधिकतम 60 वर्ष और लाभार्थियों की संख्या 5 लाख तक की। तो ये ध्यान में रखिए, अधिकतम 60 वर्ष तक की जो आयु सीमा वाले लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और लाभार्थियों की संख्या कितनी, 5 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अवधि कब से कब तक रहेगी इस योजना की, इंदिरा गांधी की शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, तो वर्ष 2021 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच क्या है। राजस्थान में केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में निम्न में से कौन सा डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। तो कौन से डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है राजस्थान में केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में। ऑप्शन ए है जन सूचना पोर्टल, बी है DBT भारत पोर्टल, सी है राजस्थान संपर्क पोर्टल या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है उसके क्या उपयोग किया जा रहा है, किस लिए कि केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है राजस्थान में। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नागरिकों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से प्रदान करना। इसके अलावा राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन जो 181 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। लाभ क्या है, लोगों की शिकायतों का शीघ्र निवारण और समय की बचत करना इसका लाभ है राजस्थान संपर्क पोर्टल का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 92 जन सूचना पोर्टल। 2 कथन दिए हैं जन सूचना पोर्टल के संबंध में, उन पर विचार करना है। पहला कथन और दूसरा कथन। पहले कथन में क्या दिया है, जन सूचना पोर्टल जो है उसका संचालन कौन कर रहा है, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो जन सूचना पोर्टल का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, पहला कथन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा। कथन दूसरा दिया है जन सूचना पोर्टल सूचना के स्वतः प्रकटीकरण विचार पर आधारित है। तो इस कौन सा सही कथन है ये बताना है हमको। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2।
तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, दोनों के दोनों सही है। मतलब जन सूचना पोर्टल जो है किसके तहत, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है इसका संचालन, और जन सूचना पोर्टल जो है सूचना के स्वतः प्रकटीकरण विचार पर आधारित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जन सूचना पोर्टल यह लॉन्च कब हुआ था, तो 13 सितंबर 2019 को। कब लॉन्च हुआ था, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की प्रामाणिक सूचना एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध करवाना। तो इसका उद्देश्य क्या है, जन सूचना पोर्टल का जो सभी योजनाएं हैं उनका क्या करना है, एक ही स्थान पर सुलभ रूप में, पारदर्शी और विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध करवाना। यह पोर्टल जो है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। आरटीआई एक्ट की जो धारा है 4(2) के तहत उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। वर्तमान में पोर्टल में जो पोर्टल है उस पर 115 विभागों की 331 योजनाओं की रियल टाइम सूचना प्रदर्शित की जाती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो इस लॉन्च कब हुआ था, ध्यान क्या रखना है, 13 सितंबर 2019 को। उद्देश्य क्या है, जो सभी एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीयता के साथ जितनी भी स्कीमें चल रही है उनका जानकारी उपलब्ध कराना। और ये जो योजना है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) ध्यान में रखने नहीं है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। वर्तमान में पोर्टल में 115 विभाग और 331 योजनाएं जो उनका रियल टाइम सूचना प्रदर्शित करती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 92 नंबर के क्वेश्चन पे, सॉरी 93 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की शुरुआत भारत में निम्न में कौन से वर्ष की गई थी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो ये स्कीम है वो पूछ रहा है भारत में कौन से वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शन ए 2013, बी 2014, सी 2015 या डी 2011। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है कब स्टार्ट किया गया था, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं डीबीटी का। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को की गई थी भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या था, सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से प्रायोजित धन वितरण में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। डीबीटी में जो लाभ सहायता सीधे पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। सीधे जो व्यक्ति होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति होता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, ना कि किसी मध्यस्थता की इसमें जरूरत होती है। राजस्थान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड डीबीटी योजनाओं का लाभार्थियों को समयबद्धता के साथ पहुंच को सुनिश्चित करेगा। तो ये डीबीटी बोर्ड है क्या करेगा, योजनाओं का लाभार्थियों को समयबद्धता के साथ पहुंच को सुनिश्चित करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 3 कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का चुनाव करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का जो संचालन है वो क्या किसके द्वारा किया जा रहा है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। कथन दूसरा दिया है क्या, कि योजना में केवल सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग द्वारा यात्रा अनुमत है। कथन तीसरा है, योजना में भारत और भारत से बाहर अन्य देशों में स्थित तीर्थ स्थलों को भी शामिल किया गया है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 3 कथन दिए हैं। पहला कथन में दिया है कि जो यात्रा का जो क्रियान्वयन है वो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। कथन दूसरा दिया है, ये जो योजना है केवल सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा यात्रा को अनुमति देती है। और कथन तीसरा जो दिया है उसमें क्या है, देश के बाहर भी अगर कोई तीर्थ स्थल स्थित है तो उसको भी क्या शामिल किया गया है। तो 3 कथन दिए हैं, इसमें राइट आंसर बताना है। तो ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी 1, 2, 3। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो 94 नंबर का जो राइट आंसर है इसका केवल तीसरा जो है वो कथन सत्य है। तो बाकी के 1 और 2 किस लिए गलत है देख लेते हैं। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित योजना है, किसके द्वारा, तो पहला इसीलिए गलत हो गया। तो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित यह योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है, इसमें क्या है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना है, अपना धाम अपना काम और अपना नाम योजना इसके अंतर्गत संचालित है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो योजना है प्रारंभ कब हुआ था, 2013 में। वर्ष 2016 में रेल व हवाई यात्रा को शामिल किया गया। तो रेल और हवाई यात्रा भी तहत ये भी शामिल है इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पे, जो किसके द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है योजना, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना भी इसके तहत संचालित है देवस्थान विभाग द्वारा। प्रारंभ कब हुई थी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो 2013 में हुई थी। 2016 से रेल और हवाई यात्रा को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है, राज्य के निवासी जो वरिष्ठ नागरिक हैं 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के,
को जीवन में एक बार देश या देश से बाहर किसी एक स्थान की तीर्थ यात्रा हेतु सुविधा प्रदान करना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और पशुपति जो काठमांडू नेपाल के लिए हवाई यात्रा का भी प्रबंधन किया गया है। जो काठमांडू में पशुपतिनाथ है पढ़ते हैं वहाँ पे क्या है, हवाई यात्रा का भी प्रबंधन किया गया है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा 95 नंबर क्वेश्चन पे। तो 95 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ई मित्र प्लस के संबंध में निम्न जो कथन दिए कौन सा असत्य कथन है ये बताना है। तो दो कथन दिए, इनमें कौन सा असत्य ये चुनना है हमको। तो ई मित्र प्लस अत्याधुनिक कंप्यूटरीकृत कियोस्क है जहां लोगों को सरकारी और निजी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूसरा कथन दिया, ई मित्र प्लस को राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। कौन सा गलत है बताना। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, या डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा 95 का जो दूसरा कथन है ये गलत है। तो मतलब ये दूसरा इसका राइट आंसर है। तो ये दूसरा नंबर जो दिया है कथन गलत है। तो ई मित्र प्लस राज्य के केवल जो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापित करने का लक्ष्य नहीं है। तो ये गलत है, इसलिए राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 95 का। ई मित्र प्लस इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, नगद, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सभी सरकारी और कुछ निजी सेवाओं का भुगतान करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा सोशल ऑडिट भी करना। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों तथा शहरी निकायों में स्थापित किया जाना। तो ये भी एकमात्र उद्देश्य नहीं था कि, लेकिन इनके उद्देश्यों में एक ये उद्देश्य था कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में शहरी निकायों में स्थापित किया जाना। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभिनव प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। निम्न में से इन पहलों का चयन करना है। तो राजस्थान की जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है उसके द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो नीचे प्रयासों की सूची और पहल दी गई है, इनमें से कौन सा चयन करना सही। एक है ई संचार एवं आई फैक्ट। दूसरा दिया है राज बायोस्कोप, राज ई वॉल्ट या सिंगल साइन ऑन SSO। तो इसमें कथन कोड दिया है, ए है 1 2 3, बी है 2 4, सी 1 3 या डी 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर बताना 96 का। तो ये चारों के चारों जो है राइट है। मतलब राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए पहले स्टार्ट की गई, इनमें चारों की चारों आती है। ई संचार एवं आई फैक्ट, राज बायोस्कोप, राज ई वॉल्ट या सिंगल साइन ऑन SSO। तो ये चारों की चारों योजना इसके अंतर्गत आती है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या है 96 नंबर पे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्य हैं राज्य में कंप्यूटरीकृत के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट से संबंधित नीतियों का निर्माण करना, राज्य में ई गवर्नेंस का समन्वय करना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करना। नवाचारी कदम कौन कौन से हैं इसमें। तो राजनेट है, ई मित्र प्लस है, स्टेट पोर्टल है, हिंदी ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर, ये सब इसके क्या है नवाचारी कदम है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्कों में स्थापित की गई है। तो इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो वन्य जीव निगरानी और अवैध शिकार रोधी जो प्रणाली है उसके लिए राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्कों में ये प्रणाली स्थापित की गई। तो ये जो परियोजना है इसका क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है ये पूछ रहा है। ए है पुलिस विभाग, बी वन विभाग, सी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग या डी सहकारिता विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 96 का। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि वन्य जीव निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली विकसित की गई है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्कों में इसको स्थापित किया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 97 का। एक एकीकृत और एकजुट निगरानी प्रणाली है जो वही हमने ऊपर देखा है। ये जो राज्य में बाघ एवं तेंदुओं की निगरानी में सहायक है। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इसके, हाई एंड थर्मल, ऑप्टिकल कैमरा, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, 24/7 अवैध शिकार रोधी प्रणाली। प्रथम चरण में इस प्रणाली को सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, झलाना और जवाई क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो पहले चरण में इसको कहाँ सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, झलाना और जवाई क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। और ये इसका प्रमुख घटक क्या है, हाई एंड थर्मल ऑप्टिकल कैमरा के माध्यम से, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण के माध्यम से, सौर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से, साथ ही क्या 24/7 निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली के माध्यम से इसका किया जाएगा।
निगरानी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 98 नंबर के क्वेश्चन पे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना राज्य के कौन से शहर में की जा रही है? राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक संस्थान जो है उसकी स्थापना राज्य के किस शहर में की जा रही है? तो ऑप्शन ए है कोटा, बी जोधपुर, सी जयपुर या डी उदयपुर। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसकी विशेषताएं कुछ दी गई हैं राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की। तो संस्थान का परिसर क्या है? शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली, शून्य पानी वाला नेट शून्य परिसर होगा। स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक पर आधारित राज्य का पहला संस्थान है ये। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के क्या है? राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जो आरकैट है जयपुर में स्थित है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के क्षेत्र में अध्ययन और प्रशिक्षण आरकैट का उद्देश्य है, जो जयपुर में स्थित है। और जोधपुर में क्या है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान। उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली, शून्य पानी, नेट शून्य परिसर होगा एक तरह का। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक नंबर एक कार्ड एक पहचान विचार पर आधारित जन आधार योजना की शुरुआत राज्य में किस तारीख को की गई थी? तो एक नंबर एक कार्ड एक योजना, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान जो योजना है जन आधार योजना की शुरुआत कौन सी डेट को की गई थी? तो ऑप्शन दिया है 11 जून 2021, 18 जनवरी 2018 को। तीसरा ऑप्शन दिया है 18 दिसंबर 2019 को या 15 दिसंबर 2019 को। तो 99 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 18 दिसंबर 2019 को क्या किया गया है? जन आधार योजना जो है राज्य में उसकी शुरुआत किया गया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई। उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप में पात्र व्यक्ति तक पहुंच सकें। तो जन आधार योजना का जो मेन उद्देश्य था क्या था कि जो भी लोक कल्याणकारी राज्य की योजनाएं होती हैं उनको क्या सरलता से, सुगमता से और पारदर्शी रूप में जो भी पात्र व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच सके। घटक क्या है? राज्य के सभी निवासी का जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार करना भी इसका एक घटक था। जन आधार कार्ड जो है इसमें महिला को परिवार का मुखिया माना गया है। तो जन आधार कार्ड में महिला को परिवार का मुखिया माना गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। समस्त नगद पारिवारिक लाभ केवल महिला मुखिया के खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। तो जो भी लाभ होगा डीबीटी के माध्यम से वो केवल महिला मुखिया जो होगी उसी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लाभ क्या है? इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत, और वित्तीय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि होगी इस स्कीम के तहत। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। तो 100 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है असत्य विकल्प को चुनना है। तो क्या दिया है? राज्य सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग केंद्र कहाँ? जोधपुर में दिया है। अध्यक्ष जो है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कौन है? उषा शर्मा। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पे है? तो जयपुर में दिया है। और अध्यक्ष जो है जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के राजीव अरोड़ा दिया है। तो इसमें क्या असत्य विकल्प को चुनना है हमें। तो असत्य विकल्प इसमें कौन सा है? जो डी नंबर का दिया है ये असत्य विकल्प है। तो अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के राजीव अरोड़ा नहीं है। बाकी राज्य सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग केंद्र के जो कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। अध्यक्ष जो है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की उषा शर्मा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर जो कहाँ पे है? और जयपुर में पड़ता है। तो ये भी ध्यान में रखिए। और ये जो आगे दिया हुआ है क्या? जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष का नाम राजीव अरोड़ा नहीं है। क्या नाम है? पुखराज। ये ध्यान में रखिएगा। पुखराज इनका नाम है। पुखराज पराशर पूरा नाम है। पुखराज पराशर इसके अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 101 नंबर के क्वेश्चन पे कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है। कारण दिया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार शहरी और महानगरीय क्षेत्र का वैश्विक जीडीपी में लगभग 80% योगदान है। तो कूट दिया है केवल एक। ए में दिया है केवल कथन सही है, बी में दिया है केवल कारण सही है, सी में दिया है कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण को पूर्णता स्पष्ट करता है, या डी कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है। तो 101 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। कथन और कारण दोनों अपने आप में तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण एक दूसरे का नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट जो 2022 है उसके अनुसार क्या है, 2050 तक विश्व की शहरी आबादी 70% तक की होने की संभावना है। तो कौन सी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 2050 तक 70% आबादी जो होगी वो शहरी हो जाएगी, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार। शहरी बस्तियों के लक्षण में नवाचार, उद्यमशीलता, आवश्यक बुनियादी ढांचा, व्यापार, रोजगार के अवसर आदि मुख्य कारक हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 102वें नंबर के क्वेश्चन पे। 102वें जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें दो कथन दिए हुए हैं, तो कथन 1 कथन 2 दिए हैं, इसमें क्या बताना है, सही कथन का चयन करना है। तो भारत की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का अनुपात राजस्थान की तुलना में कम है। क्या पूछ रहा है कि भारत की जो कुल संख्या है उसमें शहरी आबादी का जो अनुपात है राजस्थान की तुलना में कम है। कथन दूसरा दिया है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विकास के लिए शहरी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है। तो इसमें जो हमको बताना है कथन और कारण, तो इसमें देख लेते क्या है, क्या सही है दोनों कथनों में। तो इसमें केवल 1 दिया है, ए, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2, डी क्या दिया, ना तो 1 ना तो 2। तो 102 नंबर जो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें केवल दूसरा जो कथन है ये सही पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के विकास में शहरी क्षेत्र का जो है अधिक उपयुक्त योगदान है। और जो कथन 1 दिया इसमें क्या है, भारत की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का जो अनुपात है और राजस्थान की तुलना में कम नहीं बल्कि ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 102 नंबर का। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण ही शहरीकरण कहलाता है। शहरी क्षेत्र उद्योग, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ये लोगों की उच्च आय और क्रय शक्ति, कौशल विकास एवं उपलब्धता की जरूरतों को पूर्ण करते हैं। जनगणना जो थी 2011 की, उसके अनुसार क्या है, भारत में जो औसत शहरी जनसंख्या है, शहरीकरण है वो कितना है, 31.14%। वहीं राजस्थान में जो शहरीकरण है वो कितना है, तो 24.87%। तो इसलिए पहला जो कथन था वो गलत हो जाता है। तकनीकी समूह रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की जो शहरी आबादी है 2021 में 34.43 तथा 2031 तक 37.55 अनुमानित है। तो कौन सी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की जो शहरी आबादी है वो 21 में 34.43% के आसपास हो गई है, और जो 31 है 2031 तक ये 37.55% तक की अनुमानित है। तो ये देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 103वें नंबर क्वेश्चन पे। ये भी कथन वाले क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए, इसमें सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का चयन करना है। कथन दिया पहला क्या, 2001 से 11 की अवधि में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। कथन दूसरा दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की तुलना में लिंगानुपात अधिक संतुलित दर्ज किया गया जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 103वें नंबर क्वेश्चन का, तो जो 1 और 2 है ये दोनों के दोनों सही कथन है। तो मतलब क्या है, 2001 से 11 की अवधि में क्या है, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में जो लिंगानुपात है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और जो कथन दूसरा है वो भी सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की तुलना में लिंगानुपात जो है अधिक संतुलित दर्ज किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 890 था, कितना 2001 में, और वहीं 2011 में 914 हो गया था। और 1 से 11 की अवधि में कितने 24 अंक की वृद्धि दर्ज की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था 11 में, तो 933 था, और 2001 की जनगणना में 930 था। तो ये देख सकते हैं डिफरेंस। तो शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो सही था। 2011 में शहरी क्षेत्रों में वही कितना था, तो 914, और ग्रामीण क्षेत्र में 933। जो राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, पहला आता है टोंक आता है, दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। तो ये 5 जिले आते हैं यहाँ पे सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन से आते हैं, जैसलमेर हो जाता है, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर। तो ये न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 104 104वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया है 2001 से 11, 104वें नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, 2001 से 11 की अवधि में राजस्थान के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष की आयु के जोड़ा जाता है, तो बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। और 2011 में यह लिंगानुपात क्रमशः कितना रहा था। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये कह रहा है 2001 से 11 की अवधि में जो बाल लिंगानुपात है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जो 2011 में लिंगानुपात था वो कितना था, तो ये पूछ रहा है। तो ए दिया है 874, 892, 896, 912, 892, 874 या 912, 896। तो कितना लिंगानुपात रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 104वें नंबर क्वेश्चन का,
874 से 892 रहा है लिंगानुपात 2011 में, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजस्थान में बाल लिंगानुपात जो था 0 से 6 वर्ष की आयु का, जनगणना 2001 में 914 था और 887 शहरी क्षेत्रों का था, और 2011 की जनगणना के अनुसार 892 ग्रामीण क्षेत्र का और 874 शहरी क्षेत्र का रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन में लिंगानुपात दिया गया है 874 है, किसके लिए, शहरी लिंगानुपात है, और 892 ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये हमने देख लिया कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना में 914 और 887 था, और 2011 की जनगणना में ग्रामीण का 892 और 874 हो गया। सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले कुछ जिले हैं, इनके नाम दिए हैं। जो सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कौन से हैं? नागौर आता है पहले नंबर पे, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे भीलवाड़ा, चौथे पे बारां और पांचवे पे चूरू। और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उसमें कौन कौन आता है? धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर और भरतपुर, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखते हैं 105वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है 105वें नंबर के क्वेश्चन में? तो ये हमारा क्वेश्चन है क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 जिलों का चयन करना है। निम्नलिखित जो 3 जिले दिए हैं इनमें से क्या करना है, 3 जिलों का चयन करना है जो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता, शहरी साक्षरता है राजस्थान में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है प्रतापगढ़, अजमेर, नागौर पहला, दूसरा दिया है चूरू, सीकर, कोटा, सी पे दिया उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या डी में अजमेर, जालौर, कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 105 105वें नंबर का? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो एरिया है वो क्या है, शहरी साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में सर्वाधिक इसका प्रतिशत है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जनगणना कौन सी 2011 के अनुसार, तो इतनी चीज ध्यान में रख सकते हैं आप। इसमें एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो साक्षरता दर जो है ओवरऑल 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, 60.40%। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 66.11% के आसपास साक्षरता दर थी। शहरी साक्षरता दर जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 79.70% थी, और ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कितनी थी साक्षरता दर, तो 61.40%। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले जो थे उसमें कौन कौन आते हैं, न्यूनतम शहरी साक्षरता जिलों में नागौर आता है, जालौर आता है, चूरू, धौलपुर, करौली। महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो 52.12% के आसपास महिला साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता दर थी 79.19%। तो महिला साक्षरता दर बहुत कम है राजस्थान में, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसीलिए महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं, तो ये भी देख सकते हैं। और जो सर्वाधिक राज्य में साक्षर जिला था वो कौन सा था, कोटा 76.6%। और जो न्यूनतम साक्षर जिला था राज्य में वो कौन सा था, जालौर, जहाँ पे साक्षरता दर कितनी थी 54.9%। तो इतनी चीज देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106 106 नंबर क्वेश्चन पे, स्लम क्षेत्र को प्रायः शहरीकरण के अभिन्न अंग के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान की कुल शहरी आबादी का कितना भाग स्लम आबादी के रूप में है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है राजस्थान की आबादी है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो स्लम आबादी के रूप में है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए 15.33%, बी है 17.16%, सी है 12.13%, डी है 8.67%। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 106 का राइट आंसर होगा सी। 12.13% एरिया जो है स्लम आबादी का है राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या आबादी का। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। कौन सी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो कुल शहरी आबादी का 12.13% एरिया जो है वो स्लम आबादी के रूप में है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्लम क्षेत्र से दिया है आशय क्या है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध शहरी बस्तियों से यह निश्चित अवधि के दौरान निरंतर और अनियमित तरीके से विकसित होता है। नेशनल सर्विस स्कीम राउंड के सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी का 52% भाग स्लम क्षेत्रों में निवास करता है। तो नेशनल सर्विस स्कीम राउंड जो है उसके सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, दिल्ली के जो कुल आबादी है उसका करीबन 52% के आसपास क्या है, स्लम क्षेत्रों में निवास करता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्लम आबादी जयपुर शहर में है। तो सर्वाधिक स्लम आबादी अगर राजस्थान में पूछा जाए कहाँ पे है, तो जयपुर शहर में है। यहाँ की जनसंख्या में 10.62% की भागीदारी किसकी है, स्लम आबादी की है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 107वें नंबर क्वेश्चन पे। 107वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजस्थान के नगरीय निकाय से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान का संचालन किया गया है। कौन सा अभियान है, प्रशासन शहरों के संग अभियान का संचालन किया गया, किस लिए,
नगरीय निकाय से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए। तो अभियान के प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई थी वो कौन सी दिनांक को हुई थी, ये पूछ रहा है। तो ये पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रशासन शहरों के संग एक अभियान स्टार्ट किया गया, किस लिए कि जो नगरीय निकाय है उनसे जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए। तो ये पूछ रहा है अभियान का जो प्रथम चरण है वो कौन सी दिनांक को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन दिया है, ए है 1 मई 2021, बी है 2 अक्टूबर 2021, सी है 1 जुलाई 2022 या डी 2 अक्टूबर 2022। तो 107वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 2 अक्टूबर 2021 को यह स्टार्ट किया गया था। कौन सा, प्रशासन शहरों के संग अभियान। किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो नगरीय निकाय से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए। इसका पहला फेज है ये 2 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया गया। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आगे क्या है इसमें। प्रशासन शहरों के संग अभियान का लक्ष्य क्या है, शहरी आबादी को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना। क्या है लक्ष्य इसका, शहरी आबादी को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना, नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को सरलीकरण करना। अभियान है 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण जो है 2 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का था, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 108वें नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया 108वें नंबर का क्वेश्चन, तो 108 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, राज्य सरकार की कौन सी पहल या नवाचार को ई गवर्नेंस की श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो कौन सा नवाचार है जो राज्य सरकार का जिसको ई गवर्नेंस की श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन दिया है, जन कल्याण पोर्टल, बी जन आधार पोर्टल, सी है आई स्टार्ट राजस्थान या डी राजकाज पोर्टल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 108वें नंबर का, जो जन कल्याण पोर्टल है राज्य सरकार का, उसको ई गवर्नेंस की श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। जन कल्याण पोर्टल जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी जन कल्याण पोर्टल की। यह सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का प्रोजेक्ट है। तो किसका प्रोजेक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का प्रोजेक्ट है। पोर्टल पर सभी विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को संकलित किया गया है। तो पोर्टल जो है कौन सा, जन कल्याण पोर्टल, इस पे क्या है, सभी विभागों की लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको संकलित किया गया है इस पोर्टल पे। अब हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। तो स्कॉच गोल्ड पुरस्कार एक और दिया गया है किसको, राजस्थान आवासन मंडल को, किसमें, हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। साथ ही ई गवर्नेंस की श्रेणी में जन कल्याण पोर्टल है उसको अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 109वें नंबर का क्वेश्चन। 109वें नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। राजीव आवास योजना, तो इसमें पहला कथन जो दिया हुआ है क्या है, राजीव आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्लम फ्री इंडिया का निर्माण करना। और दूसरा कथन जो है क्या है, योजना के अंतर्गत अजमेर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। तो सही कथन का चयन करना है इसमें से। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 या डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें चुनना है। तो इसमें जो पहला और दूसरा है दोनों के दोनों कथन सही है। मतलब राजीव आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्लम फ्री इंडिया का निर्माण करना। और कथन दूसरा भी सही है। इसके में क्या दिया, योजना के अंतर्गत अजमेर शहर जो है, अजमेर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं और अतिरिक्त तथ्य क्या दिए हैं। तो राजीव आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। उद्देश्य क्या है, स्लम फ्री इंडिया का निर्माण। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन संचालित है। तो किसके अधीन संचालित है, तो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन ये संचालित है। इसके घटक कौन कौन से अन्य घटक, तो क्षमता निर्माण और संसाधन उपयोग, राजीव ऋण योजना, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, विद्युत, सीवरेज जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इसके अन्य घटक है। उद्देश्य क्या है इसका, तो हमने जैसे देख लिया, स्लम फ्री इंडिया की निर्माण करना स्टार्ट हुई थी 2011 में। तो और कौन सा मंत्रालय है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन संचालित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 110वें नंबर क्वेश्चन पे। 110वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, स्मार्ट सिटी मिशन दिया है और प्रारंभ वर्ष दिया गया, कार्यक्रम दिए हैं, सॉरी स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, कार्यक्रम और योजनाएं दी गई और प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो इसमें देखना है कि कौन सी सुमेलित करना है इसको, सूची को। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसको कब इस प्रारंभ हुआ था, तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ हुआ था। और ये जो अमृत 2.0 योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो अमृत 2.0 योजना जो है वो कब 2021 में स्टार्ट की गई थी। और उड़ान 5.1 योजना है वो कब स्टार्ट की है, तो उड़ान 5.1 जो योजना है वो 2023 में इसका प्रारंभ हुआ। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और तीसरे का
सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो ये मिला, इसका राइट आंसर क्या है? बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111वां नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है वो चिन्हित करना है। तो नीचे जो कथन दिए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के संबंध में, उसमें जो असत्य है उसको चुनना है। दो कथन दिए हैं, एक और दो दिए हैं। इसमें स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उस 2.0 के तहत क्या है? राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष की समय अवधि में कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण के प्राप्त करना। क्या है उद्देश्य? तो 5 वर्ष की समय अवधि में कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करना। कूट दिए हैं, ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 111वें नंबर का? तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसमें ये राइट आंसर इसका होगा डी, मतलब ये दोनों के दोनों सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 111वें नंबर का। स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्टार्ट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्टार्ट किया गया था। मिशन का पहला चरण था। कब? 2 अक्टूबर 2014 को मिशन का पहला चरण लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और नगर निकायों के ठोस कचरे को 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, ये कब स्टार्ट किया गया? ये भी 5 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट किया गया, वर्ष 2021 से 2026 तक ये चलेगा। इसमें व्यय कितना हुआ है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए का व्यय इस पे अनुमानित है। लक्ष्य क्या है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का, जो अर्बन के लिए है, शहरी के लिए? तो कचरे का स्रोत का पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी करना, निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर प्रबंधन करना, पुरानी डंप साइटों का बायो रेमिडिएशन करना और अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग को प्राथमिकता देना। तो ये इसके उद्देश्य हैं मेन। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? स्वच्छ भारत मिशन जो पहला था वो कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। दूसरा स्टार्ट हुआ है 2021 से 26 तक की इसकी अवधि है। इतना चीज ध्यान में रख लीजिएगा। पहले का उद्देश्य था शहरी भारत में खुले शौच मुक्त बनाना, शहरी भारत को क्या करना? खुले से में शौच मुक्त बनाना और नगर निकायों में ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना। और जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 उसका क्या है लक्ष्य? कचरे का स्रोत पृथक्करण करना, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी करना, विध्वंसक गतिविधियों का प्रबंधन, पुरानी डंप साइट की जो है उनका बायो रेमिडिएशन करना, अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग पर प्राथमिकता देना। ये सब इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 112वें नंबर क्वेश्चन पे। 112वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राजस्थान में शहरी क्षेत्र के गरीब कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान में जो शहरी क्षेत्र के गरीब और कमजोर लोग हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो संचालन के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो ये पूछ रहा है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जो क्रियान्वयन के लिए जो विभाग है वो कौन सा उत्तरदायी? तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण विकास या पंचायती राज, बी है स्थानीय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, सी है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, या डी श्रम विभाग। तो 112वें का राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय निकाय विभाग जो है वो किसके लिए? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ जो की गई उसके संचालन हेतु उत्तरदायी है। कौन सा? स्थानीय निकाय विभाग। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर जो है 125 दिन का रोजगार प्रदान कराना। कितना? 125 दिन का रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसकी पात्रता श्रेणी में कौन से 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। कौन सी पात्रता कौन कौन से लोग हैं इसमें? तो 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग हम। और इसका शुभारंभ कब किया था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का? तो 9 सितंबर 1922 को। सॉरी ये गलत दिया है मुझे लग रहा, तो इसको मैं एक बार रीचेक कर लूंगा फिर अपडेट कर दूंगा। और इसको जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन होगा इसमें, किसमें? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये जो योजना है स्टार्ट कब हुई थी? यहाँ पे इसमें गलत दे दिया है, 9 सितंबर 1922 दिया है, जबकि 2022 है। यहाँ पे 2022 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इसमें क्या होगा? जन आधार कार्ड के माध्यम से इसमें पंजीयन होगा और निष्पादित कार्यों में सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत जो होगी उसका रेशियो 25 से 75 होगा। और विशेष कार्य हेतु जो होगा रेशियो 75 से 25 अनुपात होगा। भुगतान जो होगा 15 दिवस के श्रमिकों के बैंक खातों में जाएगा। भुगतान जो है 15 दिवस में श्रमिकों के बैंक खातों में जाएगा। शिकायत निवारण और सामाजिक अंकेक्षण के भी प्रावधान है इसके तहत। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 113वें नंबर के क्वेश्चन पे। कथन कारण का क्वेश्चन है 113वें नंबर का। कथन क्या दिया है? कोई भी राष्ट्र मानवीय संसाधनों में सतत विकास के बिना आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कारण क्या दिया है?
शिक्षा व्यक्ति की उत्पादकता व रचनात्मकता को बढ़ाकर उद्यमिता व तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा जो है क्या करती है, व्यक्ति की उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाकर उद्यमिता व तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, केवल ए में दिया है केवल कथन सही है, बी में केवल कारण सही है, सी में कथन व कारण दोनों सही है, या डी दिया कथन व कारण दोनों असत्य हैं। तो 113वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो कथन और कारण जो दोनों दिए हैं वो सही हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में तो यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 114वें नंबर की क्वेश्चन पे। 114वें नंबर का क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं, इसको बताना है। कथन 1 दिया है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण योजना। 114वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निःशुल्क कथन पहला है 114वें नंबर का कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक प्रदान की जा रही है। कथन दूसरा दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका का प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताना क्या असत्य कथन चुनना है हमको। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 2, या डी ना तो 1 ना तो 2। तो 114वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, इसमें जो असत्य कथन बताना है, तो इसमें पहला जो दिया है क्या है, असत्य कथन है, तो ये असत्य कथन हो गया। तो इसलिए राइट आंसर क्या है, केवल 1। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1994-95 में। कब हुआ था, 1994-95 में। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र और छात्रा कितनी है, कक्षा 1 से 12 तक की, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो इसका नोडल विभाग जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वहां पे दोनों के लिए क्या दिखा दिया गया था, कक्षा 1 से 12 के लिए लिख दिया गया था, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो छात्र है उनको कक्षा 1 से 8 तक का और छात्रा जो है उनके लिए कक्षा 1 से 12 तक का प्रावधान किया गया है। इसमें वित्तीय जो है, जो फाइनेंस है, वो केंद्र को 60% वहन करना है और राज्य 40% वहन करेगी। बाल वाटिका ग्रेड ए से पूर्व 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को संज्ञानात्मक व भाषाई दक्षता युक्त ज्ञान से तैयार करना। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव मजबूत करना। आयु वर्ग कौन सी, 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं 115वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कथन 2 दिए हुए 115 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला दिया कथन नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार राजस्थान के सभी जिलों ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि दर्ज की है। क्या बोल रहा है पहला कथन कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था 2021 में, उसके अनुसार राजस्थान के जो सभी जिले हैं उनमें क्या किया है, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि दर्ज की है। कथन दूसरा दिया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे को शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। तो इसमें हमको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो 115वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2, मतलब ये पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आगे इस क्वेश्चन का। तो इसमें दिया है जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था स्कूली शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन करना। जो भी स्कूल में शिक्षा प्रणाली चल रही है उसकी शैक्षिक गुणवत्ता क्या है उसका आकलन करना इसका उद्देश्य था। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष दिए हैं, इसमें क्या है, ग्रामीण स्कूलों का प्रदर्शन शहरी स्कूलों की तुलना में बहुत पीछे रहता है। एक निष्कर्ष यह दिया कि जो भी ग्रामीण स्कूल का प्रदर्शन है वो शहरी स्कूलों की तुलना में काफ़ी पीछे है। और साथ ही दूसरा निष्कर्ष दिया कि राष्ट्रीय राज्य स्तर पर लड़कियों का औसत प्रदर्शन लगभग सभी विषयों में लड़कों की तुलना में बेहतर है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये कब आयोजित किया, प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2021 का सर्वे हुआ था, अब 24 में होगा। स्कूली शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन करना इसका उद्देश्य है। दूसरा इसका जो निष्कर्ष है क्या है, ग्रामीण स्कूलों का प्रदर्शन शहरी स्कूलों की तुलना में बहुत पीछे रहा है। और दूसरा निष्कर्ष इन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय राज्य स्तर पर जो लड़कियों का औसत प्रदर्शन है लगभग सभी विषयों में लड़कों की तुलना बेहतर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 116वां नंबर क्वेश्चन दिया है क्या है, समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के वित्त पोषण में केंद्र व राज्य की क्रमशः भागीदारी बतानी है। तो केंद्र और राज्य की भागीदारी बतानी किसमें, समग्र शिक्षा अभियान जो है केंद्र का फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है, इसमें वित्त पोषण जो है केंद्र और राज्य की भागीदारी दोनों की बतानी है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, 50:50 दिया, ऑप्शन बी 60-40 का रेशियो है, ऑप्शन सी 40-60 का रेशियो, या ऑप्शन डी 75-25 का रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 116 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर होगा 60-40 का रेशियो है, मतलब केंद्र वहन करेगा 60% और जो राज्य होगा वो कितना 40% की वहन करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
समग्र शिक्षा अभियान किस लिए है? तो प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण करना। जो प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा है उसको सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना उसकी। साथ ही इसमें दिया है समग्र शिक्षा में 3 योजनाओं का समेकन किया गया है। जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें क्या किया गया? 3 योजनाओं का समेकन किया गया है। तो कौन कौन सी इसमें जैसे दिया है, पहली सर्व शिक्षा अभियान हो गया, दूसरा हो गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा शिक्षक शिक्षा। समग्र शिक्षा के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। जो समग्र शिक्षा के संचालन के लिए क्या किया गया है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, स्कूली शिक्षा में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो आप टिक मार ही लेंगे, और स्कूली शिक्षा में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। 129 नंबर का क्वेश्चन, जल जीवन मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन को चिन्हित करें। पहला क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। दूसरा कथन दिया, मिशन के वित्तीयन के केंद्र व राज्य की समान भागीदारी है। तीसरा है, राज्य ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम स्तर पर मिशन की कार्यान्वयन मॉनिटरिंग एजेंसी है। तो क्या 129वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जल जीवन मिशन से संबंधित तथ्यों पर जो सही कथन है उसको चुनना है। पहला दिया है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यशील पूंजी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। दूसरा कथन दिया, मिशन में जो वित्तीय जो होगा फाइनेंसिंग इसकी, वो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा समान भागीदारी के रूप में इसको वित्तीय किया जाएगा। और तीसरा जो है, ग्राम जल और स्वच्छता मिशन ग्राम स्तर पर मिशन की कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग एजेंसी होगी। तो इसमें कोड दिया है, ए है 1 और 2, बी है केवल 2, सी 2 3, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 129वें नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें राइट कौन सा है? दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो देख लेते हैं क्यों गलत है एक्सप्लेनेशन में। जल जीवन मिशन का आरंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2019 को। तो कब स्टार्ट हुई थी ये? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का आरंभ होता है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक घरों तक पेयजल सुनिश्चित करना। इसकी जो फाइनेंसिंग है वित्तीय जो है केंद्र और राज्य दोनों 50-50 बियर करेंगे। और मिशन की कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग एजेंसी कौन कौन सी है? तो अलग अलग है, जिला राज्य और ग्राम स्तर पर तीनों जगह पर अलग अलग इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी है। तो जिला स्तर पर जिला जल स्वच्छता मिशन इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी है, राज्य स्तर पर राज्य जल स्वच्छता मिशन और ग्राम स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता मिशन। तो ये ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व राज्य आयोजन मद से बजट उपलब्ध कराया जाएगा। तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व राज्य आयोजना मद से बजट उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जल जीवन मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2019 से 2024 तक इसका उद्देश्य है जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे पेयजल सुनिश्चित करना घरों तक। वित्तीय जो होगा 50-50 दोनों केंद्र और राज्य देखेंगे। और मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी जिला राज्य और ग्राम स्तर पर तीनों अलग अलग है। जिला स्तर पर जिला जल स्वच्छता मिशन, राज्य स्तर पर राज्य जल स्वच्छता मिशन और ग्राम स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 130 नंबर क्वेश्चन पे। 130वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 130वें नंबर क्वेश्चन में दिया है, मध्याह्न भोजन योजना विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। योजना से संबंधित कथनों और लक्ष्यों को चिन्हित करना है। तो मिड डे मील जो योजना है क्या बता रहा है कि विश्व की सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। योजना से संबंधित जो सही कथन है उनको चिन्हित करना है। तो कथन दिए 3। पहला है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है, मिड डे मील के नमूनों में पोषक मूल्यों के परीक्षण का प्रावधान निहित होना। तीसरा है, लक्षित वर्ग जो है कक्षा 1 से 8 तक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी। तो कोड दिया है, ए में दिया है केवल 1 और 2, बी में दिया है 2 3, सी में 1 3, डी में 1 2 3। तो इसका राइट आंसर बताना है 130वें नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें जो तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों राइट हैं। आगे और जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो मिड डे मील योजना जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पहले तो शुरुआत हुई थी 1995 में। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। केंद्र प्रायोजित योजना है और 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों को पका भोजन प्रदान करना। कितने से कितनी आयु तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? भूख और कुपोषण को समाप्त करना। क्या उद्देश्य है? भूख और कुपोषण को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य यह भी है कि विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि कराना और विभिन्न जातियों के मध्य समावेशीकरण में वृद्धि करना। तो ये तीनों के तीनों उद्देश्य हैं इसके। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 131वें नंबर क्वेश्चन पे।
131वां नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, उसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि मदरसे हो गए, विद्यालय हो गए या विशेष प्रशिक्षण केंद्र हो गए, वहां पे विद्यार्थी जो है उनको दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत विद्यालयों को मिल्क पाउडर की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो इस योजना के तहत जो दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां पे जो मिल्क पाउडर जो आपूर्ति करता है वो कौन सा विभाग है? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है राजफेड, ऑप्शन बी आरसीडीएफ, ऑप्शन सी नाफेड, ऑप्शन डी अमूल। तो इसका राइट आंसर बताना है 131वें नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आरसीडीएफ जो है संस्था, वो क्या कर रही है? मिल्क पाउडर की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी संस्था है। किसमें? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र, कौन से? कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार से शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराना है। तो सप्ताह के 2 दिनों में मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन दूध उपलब्ध कराना है क्लास 1 से 8 तक के जो छात्र हैं। प्राथमिक कक्षा में 150 ml और उच्च प्राथमिक जो कक्षा है वहाँ पे 200 ml दूध प्रदान किया जाएगा बच्चों को। उद्देश्य क्या है? बच्चों में कुपोषण को दूर करना। मिल्क पाउडर का जो वितरण है वो किसके द्वारा कराया जाएगा? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं, उसके द्वारा ये वितरण किया जाएगा। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कथन दिए हैं, इसमें असत्य कथन को हमें चुनना है। देख लेते हैं पहला कथन क्या है। किशोरी बालिका योजना है। यहाँ पे योजना राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई थी। क्या बता रहा पहला कथन? जो किशोरी बालिका योजना है राज्य के सभी जो जिले हैं आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे 1 अप्रैल 2022 से इसको प्रारंभ किया गया था। कथन 2 है पोषण अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लागू किया गया है। तो कथन दूसरा जो बता रहा है पोषण अभियान की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसके लिए क्या किया गया? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लागू किया गया। असत्य कथन इसमें बताना है। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो 132 नंबर का राइट आंसर क्या है? इसमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें ना ही पहला ना ही दूसरा, मतलब ये दोनों के दोनों सही है। इसके बारे में और चीज जान लेते हैं। किशोरी बालिका योजना जो है उसमें जो वित्तीय है केंद्र और राज्य सरकार दोनों 50-50% वहन करेंगे। आयु वर्ग की कौन से 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं इस योजना के तहत आती हैं। उद्देश्य क्या है? किशोरी बालिका योजनाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर, जागरूक नागरिक के रूप में विकसित करना। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषणी व गैर पोषणी सेवाएं प्रदान करना। योजना राज्य के 5 आकांक्षी जिले थे। कौन कौन से? 12 करौली, धौलपुर, 12 करौली हो गया, धौलपुर हो गया, सिरोही और जैसलमेर। ये 5 आकांक्षी जिले थे जिनमें संचालित किया गया योजना को। 12 करौली, धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर। योजना का नाम क्या है? किशोरी बालिका योजना। वित्तीयन कितना है? केंद्र और राज्य 50-50% वहन करेंगे। 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर, जागरूक नागरिक के रूप में विकसित करना। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण और गैर पोषण सेवाएं प्रदान करना। योजना को 5 जिलों में बता दिया हमने। पोषण अभियान की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से की गई थी। तो ये पोषण अभियान है वो प्रधानमंत्री द्वारा इसको कब घोषणा की गई थी? तो झुंझुनू जिले से घोषणा की गई थी 2018 में 8 मार्च को। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। महिला और बाल विकास विभाग की योजना है ये। तो महिला और बाल विकास विभाग की योजना है। तो इतनी भी चीज ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माता व शिशु के पोषण में सुधार कर सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। तो उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान की शुरुआत जो हुई थी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माता व शिशु के पोषण में सुधार कर सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं 133वें नंबर क्वेश्चन पे। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो एक राजस्थान में मिशन चल रहा है, कौन सा? सुपोषित राजस्थान विजन 2022। उसके उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति के लिए पूछ रहा है राजस्थान में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन ए दिया पोषण अभियान, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ऑप्शन सी मिशन वात्सल्य योजना, ऑप्शन डी मिड डे मील योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 133 क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना प्रारंभ की गई है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया है।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो ये 2020 में इसका प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण स्थिति में सुधार करना। NFSA 2013 जो है उसके प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना। संबंधित जिले कौन से हैं? तो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है और बारां है। तो इसमें इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। क्या क्या ध्यान में रखना है? स्टार्ट कब हुई थी? 2020 में। उद्देश्य क्या है ये हमने बता दिया। और जिले कौन से संबंधित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा बारां। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 134 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये पूछ रहा है। ए है 5.15 करोड़, बी है 4.25 करोड़, सी है 1.75 करोड़ या डी 3.75 करोड़। तो क्या बताना है इसमें? आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार जो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं उनकी संख्या बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 4.25 करोड़ की लाभार्थियों की संख्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पहली बात तो यह ध्यान में रख लीजिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का? तो सब्सिडी युक्त कीमत पर पात्र लोगों को अनाज व दाल उपलब्ध कराना। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण सुनिश्चित करना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको PDS सिस्टम भी कहते हैं। और जो सब्सिडी युक्त ये अनाज दाल उपलब्ध कराना। और ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, को लागू करने के लिए यह योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 135 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? कथन दिए 2, इसमें बताना है असत्य कथन क्या है। तो पहला कथन ये दिया है, पालनहार योजना एक गैर मौद्रिक लाभ प्रदान करने वाली योजना है जिसमें 0 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तो पालनहार योजना में क्या बता रहा है कि ये गैर मौद्रिक लाभ प्रदान करने वाली योजना है। इसमें क्या होगा कि 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको इसमें लाभान्वित किया जाएगा। दूसरा कथन बता रहा है नवजीवन योजना के बारे में। इसमें क्या है? नवजीवन में योजना में अवैध शराब के भंडारण, निर्माण, बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई ये योजना है। तो असत्य कथन चुनना है। इसमें केवल एक ए दिया है, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी नाइदर 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। तो 135वें नंबर का जो असत्य कथन होगा इसमें केवल 1, मतलब ये जो दिया है ये असत्य कथन है। तो देख लेते हैं क्यों है और आगे कुछ और तथ्य जानते हैं इसके बारे में। पालनहार योजना जो है राज्य सरकार की प्रमुख नगद हस्तांतरण योजना है, ना कि केंद्र सरकार की। वहाँ क्या दिया है? केंद्र सरकार की। ये राज्य सरकार की प्रमुख नगद हस्तांतरण योजना है। इसमें 0 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी। तो 0 से जो 6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा? 1500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी। 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नवजीवन योजना के प्रमुख घटक क्या है? कौशल विकास, ऋण अनुदान, बुनियादी सुविधाएं का विकास, छात्रवृत्ति, ये सब नवजीवन योजना के प्रमुख घटक है। तो इसमें पहला इसलिए वहाँ पे गलत हो जाएगा, वहाँ पे जैसे केंद्र प्रायोजित योजना साथ ही कोई लाभ इसका, तो वो सब चीज़ें गलत हो जाएंगी जो पहला लिखा था। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है? पालनहार योजना में राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह, और जो 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी पालनहार योजना के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। योजना दिया और उसके योजना और कार्यक्रम के नाम दिए हैं एक साइड, और दूसरी साइड है उद्देश्य और उनके विषय क्या है। तो 3 नाम दिए हैं, 3 उद्देश्य या विषय दिए हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। तो इसमें पहला दिया है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। तो पहला क्या है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। तो ये किस लिए है? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना। तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का क्या है? मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना। और दूसरा जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता लाना। और जागृति बैंक टू वर्क योजना कौन सी है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षित महिलाओं को पुनः रोजगार उपलब्ध करवाना। तो इसमें पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा और तीसरे का सी हो जाएगा। तो 136 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137 नंबर क्वेश्चन।
राज्य में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर पीपीपी पर आधार पर क्रियान्वित और विकसित योजनाओं के संबंध में नीतिगत निर्णय करने हेतु काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीआईडी का गठन किया गया है। सीआईडी की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो पूछ क्या रहा है, परचेसिंग पावर पैरिटी जो है उसके आधार पर क्रियान्वित या विकसित योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक बॉडी का गठन किया गया है, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉडी का। तो पूछ रहा है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा निम्नलिखित में से? तो ए है मुख्यमंत्री, बी है मुख्य सचिव, सी वित्त सचिव या डी जिला कलेक्टर। तो 137 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे किसकी? सीआईडी की, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या दिया है। राज्य में पीपीपी प्रोजेक्ट के सफल निष्पादन हेतु त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है। पहला क्या है? काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट जिनमें होंगे सीआईडी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईसीआईडी। इसका उद्देश्य क्या है? सीआईडी के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ईसीआईडी की अध्यक्षता करेगा मुख्य सचिव। तीसरी कौन सी है? एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट। तो तीसरी कौन सी? एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है? सड़क प्रोजेक्ट की स्वीकृति देना। अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिव करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 138 दो कथन दिए, सही कथन का चुनना है। देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर मॉनिटरिंग के लिए नीति आयोग को नियुक्त किया गया। तो भारत में सतत विकास लक्ष्यों को के क्रियान्वयन के हेतु राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया? नीति आयोग को नियुक्त किया गया। कथन दूसरा दिया, राजस्थान में एसडीजी के प्रभावी कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया। तो सही कथन चुनना है। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसमें सही कथन कौन सा? पहला। तो ये कथन सही है, दूसरा गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं। राज्य स्तरीय एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका क्रियान्वयन या मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है। और राज्य में एसडीजी के लिए आयोजन कौन सा? आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया। कौन से विभाग को? आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया। नीति आयोग एसडीजी के लक्ष्यों टारगेट्स को मात्रात्मक रूप से तथा गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाने के लिए सक्रियता से कार्य करता है। तो राज्य में आयोजना विभाग है और अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 139 नंबर के क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीजी की मॉनिटरिंग करने में मुख्य आधार है। क्या बता रहा है? राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क जो है वो क्या करते हैं? राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो भी एसडीजी की मॉनिटरिंग करने होती है उसका मुख्य आधार बता रहा है। तो इसमें कौन सा विभाग, मंत्रालय, संस्था द्वारा विकसित किया गया? ए है नीति आयोग, बी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 139 नंबर का? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके द्वारा जो मॉनिटरिंग जो डाटा इकट्ठा किया जाता है तो उसी के तहत जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है डीजी का, तो वो बताया जा रहा है इसमें। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, कुछ दिया भी नहीं है तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है इसमें कि राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क जो है उसको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीजी की मॉनिटरिंग करने का मुख्य आधार है। तो उसके कौन सा विभाग या मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कथन दो दिए हैं, असत्य कथन पर विचार करना है। तो ये असत्य कथन जरूर हाईलाइट कर लिया करिए एग्जाम पे, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो 1 से 2 क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे गलत हो जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? एसडीजी इंडिया इंडेक्स का डिजाइन एवं विकास जो है नीति आयोग द्वारा किया जाता है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसका डिजाइन व विकास नीति आयोग द्वारा किया जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में क्या है? राजस्थान को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। तो असत्य कथन बताना है इसमें। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो 140 का जो नंबर का क्वेश्चन उसका राइट आंसर होगा ना तो एक ना तो दो, मतलब ये पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के समग्र स्कोर की सीमा 0 से 100 है। इंडेक्स में
इंडेक्स 3.0 में 16 गोल्स और 115 संकेतकों के आधार पर निर्मित किया गया। स्कोर के आधार पर राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। तो राजस्थान जो है उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो ये क्वेश्चन में बता रहा है राजस्थान को रखा गया परफॉर्मर श्रेणी पर। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान एचडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्य का कौन सा जिला निम्नतम पायदान पर स्थित है। तो राजस्थान एचडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसका राज्य का कौन सा जिला है निम्नतम पायदान पर स्थित है। तो ए पूछ रहा है करौली, बी बारा, सी डूंगरपुर या डी सिरोही। तो कौन सा ऐसा जिला है राजस्थान का जो राजस्थान के एचडीजी इंडिया इंडेक्स में एकदम न्यूनतम स्तर पर है, न्यूनतम पायदान पर है। तो 141 का राइट आंसर जो होगा, ये जो 12 जिला है किस पे सबसे निचले पायदान पर आता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजस्थान एचडीजी इंडेक्स का तृतीय संस्करण मार्च 2022 में जारी किया गया। इसमें 14 सतत विकास लक्ष्यों और 75 संकेतकों के आधार पर राजस्थान में इसको जारी किया गया। सीट जिला जयपुर और निम्नतम जो स्थान पाया गया वो किसका, कौन से जिले का है, 12 का है। राजस्थान एचडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, एसडीजी पर जिले के प्रदर्शनों का आकलन करना और जिलों के मध्य एसडीजी को अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 142 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 142 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राजस्थान के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो निम्न में से परिषद के उद्देश्यों कार्यों को चिन्हित करना है। ए है आर्थिक व वित्तीय नीतिगत विषयों का अध्ययन करना, बी है आर्थिक वृद्धि एवं विकास के क्रम में विद्यमान चुनौती की पहचान करना, सी है नवाचारी पहलों को चिन्हित कर समीक्षा करना, या डी उपयुक्त सभी। तो 142 नंबर को क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी जो है ये सभी के सभी उद्देश्य और कार्य हैं किसके, राजस्थान की आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार करने के लिए जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, सब तीनों के तीनों इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पे। डाटा विश्लेषण किसी संस्था संगठन के डाटा को समझने व बेहतर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण तकनीक है। जो डाटा का विश्लेषण है क्या बता रहा है कि किसी संस्था या संगठन के डाटा को समझने और बेहतर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण तकनीक है। तो निम्न में से राज्य की निम्न में से कौन सी योजनाएं कार्यक्रमों के इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी योजना है जिनमें इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो ए है वाणिज्यिक कर विभाग, बी है आरजीएचएस, सी है पंजीकरण स्टाम्प विभाग, या डी उपयुक्त सभी। तो 143 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये तीनों की तीनों योजनाएं, इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है किसी डाटा विश्लेषण की। तो ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें। तो एक्सप्लेनेशन तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 144 नंबर के क्वेश्चन पे। 144वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार क्या है। 144वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक जिला परिषद को प्रदान किया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है, जिला परिषद को प्रदान किया जाता है। किस लिए, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसको प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला कौन सा जिला है, तो ये पूछ रहा है। ए है जिला परिषद जयपुर, बी है जिला परिषद डूंगरपुर, सी है झुंझुनू, या डी गंगानगर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, झुंझुनू जो जिला परिषद है उसको क्या मिला है, इस दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिला परिषद को दिया जाता है। जिला परिषद झुंझुनू को इस बार मिला 2022 का। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया है। पंचायती राज मंत्रालय, कौन से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस जो होता है 24 अप्रैल को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का, उसके द्वारा क्या किया जाता है, पंचायती राज दिवस जो होता है 24 अप्रैल को, उसमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें एक पुरस्कार का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड, दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, तीसरा है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, या चौथा है ग्राम पंचायत विकास योजना। तो ये 4 प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, प्रदान कौन करता है, पंचायती राज मंत्रालय जो भारत सरकार का है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 145 नंबर क्वेश्चन पे। 145वें नंबर पे क्वेश्चन में भी 2 कथन दिया है, सही कथन का चुनना है। तो पहला कथन क्या है, विलेज मास्टर प्लान का अनुमोदन क्या है, ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। जो भी विलेज मास्टर प्लान लाना है वो उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा द्वारा। कथन दूसरा है, राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को विलेज मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो सही कथन बताना, ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2।
तो 145वें नंबर का जो राइट आंसर है क्या है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 146वें उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो है राज्यों के लिए प्रतिवर्ष बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जारी करता है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में कुल कितने सुधार बिंदुओं को शामिल किया गया? तो कितने सुधार बिंदुओं को शामिल किया गया ये पूछ रहा है। ए है 282, बी 372, सी 80 या डी 352। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या, 352 सुधार बिंदुओं को शामिल किया गया किसमें, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में उद्योग और संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा इसको जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ दिया है इसमें। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में कुल 352 सुधारों को शामिल किया गया। एक्शन प्लान ए में कितना है 261 और बी जो है उसमें 91 बिंदुओं को शामिल किया गया। व्यवसाय केंद्रित सुधार में 261 बिंदुओं को और नागरिक केंद्रित सुधार में 91 बिंदुओं को शामिल किया गया। 147 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 147वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है इसके के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए हैं। प्रोजेक्ट का वित्त पोषण जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है ये बता रहा है, और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधार करना प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। असत्य कथन चुनना है। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1 ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 147 का। तो असत्य कथन चुनना है, तो पहला जो है ये असत्य कथन है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। तो इसमें प्रोजेक्ट का वित्तीयन जो है एशियन विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है, ना ही वर्ल्ड बैंक द्वारा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और मुख्य घटक क्या है, जल आपूर्ति वितरण करना, गैर राजस्व जल सिंचित में कमी करना, 100% मीटर हाउस सर्विस कनेक्शन, जल उपचार और गृह कनेक्शन, जितने इस प्रकार के इसका मुख्य घटक है इस योजना के, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना संचालित की जा रही है। कौन सी? राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना जो है संचालित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के घटकों को चिन्हित करना है। 3 घटक दिए हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना, व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना, या तीसरा दिया परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण करना। तो 148 का राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण प्रोजेक्ट में परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण करना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। कौन सी? सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण प्रोजेक्ट जो है वित्त बैंक द्वारा वित्त पोषित है। प्रोजेक्ट की अवधि है जुलाई 18 से 2024 तक। जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक का उद्देश्य क्या? राजस्थान में वित्तीय स्वास्थ्य उत्तरदायित्व उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना, बेहतर नियोजन, बजट निष्पादन, व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 149 नंबर के क्वेश्चन पे। 149वें नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की मात्रा कितनी है? तो क्या बता रहा है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की मात्रा बतानी है। एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सितंबर 2022 तक। तो ए दिया है 65,215 रुपए, बी 54,743 रुपए, सी है 41,628 रुपए या डी 12,507 रुपए। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान में उससे प्रति व्यक्ति पर कितना ऋण है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 54,743 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति के ऊपर ऋण की मात्रा है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 150वां नंबर क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न सूचनाओं को सम्मिलित करना है। विषय दिए हैं और लक्ष्य दिए हैं। तो गरीबी का अंत और लैंगिक समानता, असमानताओं में कमी, तो ये हमको बताने हैं। इसमें पहला जो होगा गरीबी का अंत वो हो जाएगा पहला लक्ष्य, लैंगिक असमानता हो जाएगा 5वां, और रिड्यूस इनइक्वालिटी हो जाएगा 10वां, असमानताओं में कमी। तो इस हिसाब से हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का हो जाएगा ए, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो सी राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। ये इसका दूसरा पार्ट था इकोनॉमिक सर्वे का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे करंट अफेयर के या फिर इकोनॉमिक सर्वे के, ये सब चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। बजट का लेक्चर बचा है, बजट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और सर्वे का जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसको देखने के बाद ये टेस्ट लगाइएगा, तो आपका सर्वे पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो आने वाले टेस्ट होंगे उनमें मिलते हैं, और साथ ही जो हमारा बचा है मूमल की करंट अफेयर सीरीज का टॉपिक बचे हुए उसको भी कवर करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।